अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, उन सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम रहनुमा सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 पर। जनाब, मेरा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते इतवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान। इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्राम का तारुफ करा देता हूँ कि इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि एजुकेशन से, इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिन्होंने अपना 15 से 20 साल अपनी फील्ड के अंदर रिसर्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या अपना तजुर्बे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो है काफ़ी एक्सपर्टीज़ गेन कर ली हैं, तो उनसे हम लेते हैं कुछ रहनुमाई आपके लिए। अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम का जो मेन आप हमसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, दौरान प्रोग्राम आप हमें कैसे कॉल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल पे आप कॉल कर सकते हैं हमें 0315008824 पे, या आप हमें SMS कर सकते हैं 8881 पे, और आप हमारी सिंध पुलिस FM 88.6 की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जब आप कमेंट कर ही रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का जो अनवान है हमारे प्रोग्राम का वो है इदारे क्यों फेल होते हैं। तो बहुत ही नाजुक पॉइंट है ये और बहुत ही अहम है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए। और क्योंकि अब हम जब जिस दौराहे पे हम लोग खड़े हुए हैं उसमें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कोई भी कारोबार जो है वो फेल हो, क्योंकि इकॉनमी की जो कंडीशंस हैं हम देख रहे हैं उसमें हम ये नहीं चाहते कि इदारे बंद हों और जिससे बेरोज़गारी और मज़ीद फैले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस मौजू के ऊपर बात करें। तो मैं सोच रहा था कि मैं किससे हम अपने गेस्ट को मैं चुनने के लिए जब मैं गया अपनी डायरी के अंदर, तो मुझे सिर्फ 2 ही नाम जो है वो नज़र आए। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये दोनों जो मेरे आज के जो गेस्ट हैं, डॉक्टर अमाज़ ज़फ़र, ही इज़ दी असिस्टेंट प्रोफेसर एट UIT यूनिवर्सिटी में होते हैं, बेहतरीन रिसर्चर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस करवाई है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, मैनेजिंग मेगा सिटी के नाम से, जिसका जो है जो हमारे कमिश्नर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने भी काफ़ी इसको एक्नॉलेज किया है, इस एफ़र्ट को। तो मैंने सोचा कि इनसे इनको बुलाया जाए, इनको दावत दी जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मैं अपने दूसरे गेस्ट का भी आपको मैं तारुफ़ करा देता हूँ। डॉक्टर इरफान उल हक साहब हैं, यंग रिसर्चर हैं, बहुत ही डायनेमिक हैं, और अभी इन्होंने जो है रिसेंटली इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की है मार्केटिंग के अंदर। हम असल में इनको बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारा जो टॉपिक है कि इदारे क्यों फेल होते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको डॉक्टर साहब को, डॉक्टर इरफान को बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि दुनिया भर में क्या ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिससे लोग अवॉइड करें और उसको जो है अपनी इदारे को फेल होने से बचा सके। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके तशरीफ़ आवरी का। अच्छा, हम लोग जो है अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने सवालात का। हम चाहते हैं कि जो है आप हमें कॉल भी करते रहें, और बीच में से आप हमें अगर कोई आपको पॉइंट ऐसा लगे जिसमें आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमाज़, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आप पहले मुझे बताइए कि ये एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो होता है किसी भी इदारे के लिए, क्या आप समझते हैं कि इसकी वजह से इदारे फेल होते हैं? क्या उसकी क्या वजूहात होती हैं? क्यों एम्प्लॉय जो है वो डिसएंगेज होता है? और आपके पास ऐसी क्या प्रूव्ड स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे जो है आप गेम को चेंज कर दें? जी प्लीज़। सबसे पहले शुक्रिया हाफिज़ साहब, और उसके बाद सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके तरफ से इजाज़त से एक चीज़ कहूँगा कि हमारी जो मैनेजिंग मेगा सिटीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो कराची के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब, उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को एक्नॉलेज किया
और उसकी रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करने का कहा। थैंक यू। बस ये थोड़ी सी करेक्शन थी, ये मैं देना चाह रहा था। दूसरा ये कि अब हमारे पास आपने से सवाल किया एम्प्लॉय इंगेजमेंट के हवाले से। देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट। एम्प्लॉय आ तो रहा है मगर काम नहीं कर रहा। प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी के हिसाब से जितना आपने काम दिया उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इफेक्टिवनेस नहीं आ रही है। ये सारे मसले खड़े होते हैं जब एम्प्लॉय इंगेजमेंट कम हो जाती है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट का मतलब होता है, हम आम जिंदगी में कहते हैं एम्प्लॉय कितना काम में इंटरेस्ट ले रहा है, इन्वॉल्वमेंट कितनी है उसकी कंपनी की। ठीक है, तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि कंपनी की इन्वॉल्वमेंट, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट क्या ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से कम होती है, किस वजह से ज़्यादा होती है। जी। तो बेसिक एसेंस है हमारी लाइफ का, हमें समझने की क्या ज़रूरत है। देखिए, होता ये है कि अगर हम बात करें कि हम काम करने क्यों आ रहे हैं, तो बेसिकली ऑफिस में क्यों आ रहे हैं, हम पढ़ने क्यों आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, वजह यह है कि हमारा बेसिक एम क्या है, अपनी सोसाइटी को और अपने घर को बेहतर करना होता है। हम उसमें से टाइम निकाल कर कंपनी में काम करने के लिए आते हैं, इदारों में पढ़ने के लिए आते हैं। तो इदारों में अच्छा पढ़ें, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा काम करें तो हम अपने घर को इम्प्रूव कर सकें, अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकें। तो पहला बेसिक एम जो हमारे यहाँ मुझसे होता है वो ये होता है कि हम जो ये इंसान की बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम को किसी से ले लें। इदारों में आमतौर पर देखने में आया कि ओवर बर्डन हो जाता है, वर्कलोड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एम्प्लॉई को जो है अपनी सोसाइटी में, अपने घर के अंदर टाइम नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी लेवल डेवलप होता है और आखिर में क्या होता है कि वो काम में उतनी अच्छी से प्रोफेशन से काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो देखने में यार सिंपली एक फिनोमेना आ जाता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट कम हो गया है। अगर इसके पीछे हम देखें तो असल में प्रॉब्लम कुछ और है। इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे मतलब कि इन्वॉल्वमेंट इसलिए कम हो रही है कि उसकी जो पीछे बिहाइंड द फैक्टर्स है वो जो है बेसिकली हम उसको नहीं देख रहे, तो घर में टाइम नहीं दे पा रहा, उसकी वजह से कवर का एफिशिएंसी कम हो रही है, या हमने इतना बर्डन डाल दिया है कि उसके बाद टाइम ही नहीं है पूरा काम करने का। या ऐसा भी हो रहा है कि जो हम उसको जो बेसिकली बर्डन डालने के बाद काम करने का उसका जो रेम्यूनरेशन है, जो पेमेंट है वो सही नहीं कर रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि देखिए, सबसे अहम बात कि जो वर्क प्लेस है, सही है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स हैं, वो चीज़ें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हुए ऑफिस में, ठीक है, और आप जिस सीट पे बैठे हुए बहुत तंग है, और उससे क्या हो रहा है कि अब वो स्टाफ जब भी उठे तो उसको चोट लगती है। ठीक है, एवरी टाइम उसका फोकस क्या होता है कि मैं जब उठूंगा तो चोट ना लगे। तो उसका फोकस उस दीवार के ऊपर या उस कील के ऊपर है जिससे उसने बचना है, तो काम पे फोकस तो है ही नहीं उसका, तो वो उसकी एफिशिएंसी कम हो रही होती है। लॉजिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप बैठा हुआ है, काम में लगा हुआ है, 12 घंटे लगा हुआ है, 8 घंटे लगा हुआ है, मगर उसका फोकस है कि बराबर की तरफ है, दराज से जो है ना टकरा ना जाए, मेरे सर पे चोट ना लग जाए। इतना कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट है, जिससे क्या हुआ, ये तो बड़ा अहम सही। और इसके अलावा जो अहम फैक्टर है, जो बड़ा अहम फैक्टर है, तो लॉजिस्टिक के हवाले से मैंने छोटी सी एग्जांपल, लॉजिस्टिक तो बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती है, कंप्यूटर है, और इसके अलावा आपके जो स्टेशनरीज हैं, और इसके अलावा जो काम करने की बाकी हर चीज़ शामिल हो जाती है आप उसमें। तो वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज है लॉजिस्टिक को प्रोवाइड करना ऑब्वियसली। इसके साथ साथ कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल्चर क्या होता है बेसिकली, क्या वैल्यूज़ हैं आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप की हैं। एक तो आपका फॉर्मल कल्चर होता है, एक आपका होता है इनफॉर्मल कल्चर, यानी विजिबल और इनविजिबल। विजिबल कल्चर तो आपने पॉलिसी डिफाइन कर दी, आप उससे चल रहे हैं। तो इनविजिबल कल्चर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपस में लोग बैठ के क्या बातें करते हैं, वो कैसे डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जो फॉर्मल कल्चर था उसमें आपको कभी भी पता नहीं चलता हो क्या रहा है, वो तो आपने पॉलिसीज दे दी, लोगों ने फॉलो कर ली और काम हो गया, आपने कहा एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो रही है। ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय 100% काम कर रहा है, दूसरे दिन से गायब। बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट का 14 साल का एक्सपीरियंस है एज ए कंट्री मैनेजर एचआर का, ठीक है। तो अराउंड 20,000 के करीब मैंने इंटरव्यूज किए हैं और सब ने अराउंड मोर देन 8,000 के करीब लोगों को अपॉइंट भी किया है। तो यानी कि मुख्तलिफ किस्म की हायरिंग्स की है मैंने। तो ओवरऑल 18-19 कंट्रीज़ के अंदर मैंने अपॉइंटमेंट्स किए हैं। तो एचआर से मेरा बड़ा अच्छे डीप रिलेशन भी है। तो अब मेरी पीएचडी भी एचआर में है, रिसर्च भी एचआर में है, और पाकिस्तान के बेस्ट पेपर्स से मैंने एचआर पे लिखे। कहने का मकसद ये कि मैंने ये देखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है कल्चर होता है, ठीक है, जो उस पर आमतौर पर कंपनियाँ जो है फोकस नहीं करती। तो कल्चर जो है ना बेसिकली अगर वो आप इम्प्रूव करते हैं, तो कल्चर यानी कि मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ है, वो आप उसको इम्प्रूव करते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो इंगेजमेंट बढ़ सकती है। ठीक है, सही। तो ये इस तरीके से है। डॉक्टर साहब, इसमें देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा अभी आपने बताया कि आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आपने लोगों को इंगेज किया होगा, तो वो कैसे आपने
एक बंदा बैठा हुआ है इंडिया में, एक बैठा हुआ है श्रीलंका में बैठा हुआ है, तो उसको आप कैसे मेक श्योर करते थे यार कि भाई ये बंदा जो है ये इंगेज हुआ है हमारे साथ, ये तो नहीं है कि डिसएंगेज हुआ। बात आपने ऑनलाइन के अंदर तो देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं क्या क्या हरकतें करते थे, वो अपनी पिक्चर लगा के चले गए, काम हो रहा है, या वीडियो लगा के चले गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कैसे इसको मेक श्योर करते हैं? क्योंकि आपका बड़ा फुटे है इसके ऊपर, आपने कहा कि जी मैंने ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी काम किया जी। अच्छा, मैं क्योंकि 18 कंट्रीज के इकट्ठा HR रहा हूँ और उनको भी मैंने देखा है, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ भी काम किया है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आता है कि वी आर नॉट एंजॉइंग द वर्क। सही है, एम्प्लॉय जब वर्क एंजॉय करता है तो वो प्रोडक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, सही, और एंजॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो। हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट, कि वो आपने यू हैव टू मेक श्योर दिस, ताकि फिर वो ऑटोमेटिकली फिर वो एंगेज होता है। फिर जब आप उसको, मैं आपको बताऊं, मुझे हमेशा यही होता है, मैं अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनसे मेरा एक सवाल होता है, आर यू हैप्पी विद योर वर्क और नॉट? ठीक, बिकॉज कि इफ द पर्सन इज नॉट हैप्पी, अगर खुश नहीं है जी, तो वो अपनी सारी एफर्ट अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो वजह ये, जब आप इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं तो आप उसके हर वक्त अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और काम करते। माशाल्लाह, बिल्कुल सही, आप नहीं करवा सकते काम, बिल्कुल सही। पहली चीज़ है, देखें, आप किसी से भी काम नहीं करा सकते अनलेस एंड अनटिल क्या हो वो खुश ना हो। ठीक है, वरना वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा। ठीक, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ये बात यू हैव टू मेक श्योर कि क्या हो कि लोग क्या करें, अपना वर्क एंजॉय करें और खुद से जिम्मेदारी लें। यानी कि आप उनको कॉम्पनसेशन से ही पे करें, उनकी सारी ड्यूटी से ही डिफाइन करें, उनकी जेडी सही क्लियर पता हो, हर चीज़ क्लियरली पता हो और फ्लेक्सी चीज़ें हों, ठीक है, जिसको वो इजीली कर सकें। तो इससे हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर इरफान, ज़रा मुझे बताइएगा कि मार्केट रिसर्च जो है वो क्या बहुत ही कलीदी किरदार अदा करती है, कि आप अगर मार्केट रिसर्च इग्नोर कर रहे हैं तो क्या ये वाकई में किसी इदारे को फेल करने या डबोने के लिए काफ़ी होता है? जी प्लीज़। शुक्रिया हाफिज़ रहमान साहब। देखिए, मार्केट रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत बड़ी स्टडी है। आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में नहीं पता, कंज्यूमर की डिमांड क्या है। सही है, अब जब कंज्यूमर की जो वांट्स है वो पूरी ही नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब प्लीज़ एक ज़रा कॉल ले लें आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं दानिश बात कर रहा हूँ मजीद से। जी दानिश बोलिए, क्या सवाल है आपका? बस ये कोई एक आपको मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो आप बहुत अच्छा हैं। अच्छा, आप इस तरीके का प्रोग्राम अच्छा लगता है। ठीक है, सही है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं हमें? जी जी, आप सब सुनने वाला, बहुत शुक्रिया दानिश, थैंक यू वेरी मच। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फील्ड में से जो बेहतरीन लोग हैं उनको मैं इनवाइट करूं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए, ताकि वो किसी न किसी तरीके से कोई जो है कंट्रीब्यूट कर सके मेरे लिसनर्स के लिए और उनसे फ़ायदा इसको उठा सके अपने लिए। ठीक है, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब सॉरी, आप कुछ? जी, मैं कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहा था। कंज्यूमर बिहेवियर इसलिए ज़रूरी है, जैसे मार्केट रिसर्च में जैसे कुछ प्रोडक्ट अभी पाकिस्तानी नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, जी ठीक है, उसकी वजह ये थी कि मार्केट की डिमांड बढ़ गई। उन कंपनियों ने मार्केट के ऊपर वर्किंग की हुई थी, मार्केट के ऊपर कंज्यूमर की डिमांड देखी। जब डिमांड देखती उन्होंने अपने क्या कहते हैं प्रोडक्शन प्लांट बनाए। प्रोडक्शन प्लांट बनाते ही साथ उन्होंने मार्केट के अंदर जैसे अभी नए प्रोडक्ट आ गए, कोला नेक्स्ट हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट इसलिए आए कि उन्होंने मार्केट में अपनी गैप देख लिया, रिसर्च गैप। क्योंकि कंपनी की R&D जो डिपार्टमेंट होता है वो उस पर कर रहा होता है कि काम के मार्केट के अंदर कितना प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन हो सकती है, तो उस पर मार्केट फोर्स जब अप्लाई होती है, फिर क्या कहते हैं प्रोडक्ट की इन्हेंसमेंट होती है। अब मार्केट में इतना गैप मौजूद था कि क्या कहते हैं बहुत कम ही अरसे में पाकिस्तानी प्रोडक्ट ने जगह बनाई, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक, और इतनी जगह बनाई कि अभी उनकी क्या कहते हैं सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। ये है, मार्केट रिसर्च होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट रिसर्च के बगैर आप प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, मार्केट में पेनिट्रेट नहीं होंगे, आपको नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी, कंज्यूमर की इनसाइट जब तक आपके पास नहीं होगी तो आप कंपनी को इन्हेंस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। जैसे मैं अगर इसको इस तरह से कह लूँ कि जैसे जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन फर्म्स ने आपके कहने मुताबिक इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, मार्केट गैप को एनालाइज कर लिया रिसर्च के थ्रू, वो क्लिक कर गई। कोला नेक्स्ट की आपने बात की, और भी प्रोडक्ट आ गए जो क्या कहते हैं यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन्होंने आके अपनी जगह बना ली। यहाँ तक कि कस्टमर की अब वांट्स बन गई कि वो प्रोडक्ट हमारे पास मिलने चाहिए। यहाँ तक कि अभी मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो कंपनी से ये कर रहे हैं कि कंपनी हमें प्रमोशन दे, क्या कहते हैं सेल्स दे,
और इसकी वजह से क्या कहते हैं प्रोडक्ट की जो है इन्हेंसमेंट हो रही है, लोकल क्या कहते हैं बिजनेस के लिए भी फर्म्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल के आ रही है। बिल्कुल सही कहा। मार्केट रिसर्च इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिसर्च, और जो नहीं करेंगे इसका मतलब है दे हैव टू, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे ना, अपना प्रोडक्ट लॉस करेंगे, मार्केट में गैप है, मार्केट लेकिन शेयर उसको लॉस आप कर उसको देंगे, नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आप मार्केट शेयर लॉस कर देंगे। इसका मतलब है कि ये बहुत अहम कलीदी किरदार अदा कर सकता है मार्केट रिसर्च। और माशाल्लाह से आपने जो है वो मार्केटिंग के अंदर रिसर्च आपने की हुई भी होगी, क्योंकि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो मार्केटिंग है, जिसमें आप देखें एक और चीज़ भी है। देखें कोविड-19 में मैं एक और ऐड कर दूं तो उसमें एक और चीज़ सिखा रही डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी कोविड-19 के बाद दुनिया को एक नए पैरे पे लेके आ गया कि हर चीज़ में रिसर्च, इनोवेशंस, प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन सही है। तो वो जब तक कि आपको कंज्यूमर की नहीं पता चलेगी, जब तक कि आप कुछ एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया और मार्केट में पेनिट्रेट किया। अपने कोविड के दौरान दुनिया बंद हो रही थी तो उन्होंने अपना बिजनेस को उस दौरान भी बढ़ाया, क्योंकि वो मार्केट रिसर्च कर रहे थे और अपने प्रोडक्ट की क्या कहते हैं पेनिट्रेशन कर रहे थे, कस्टमर तक पहुंच रहे थे। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा मैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बहुत खूबसूरत वो कल्चर के बारे से कहा, बड़ा मेजर रोल है HR जो है वो कल्चर डेवलप करता है। तो ये मार्केटिंग जो रिसर्च का कल्चर जो है वो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि कैसे डेवलप किया जा सकता है कि लोग जो है वो रिसर्च की तरफ आएँ, ताकि, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कितना अहम रोल है इसका, तो आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे इसको हम। लेकिन कल्चर का तो मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा रोल है। जैसे हम मार्केट की ब्रांड लॉन्चिंग है, ब्रांड की क्या कहते हैं साइजिंग है, कंपनी को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए, वो क्या कहते हैं ट्रेडिशन जो होते हैं लोकल उसको अडॉप्ट करती है कंपनी और फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाती है, फिर कस्टमर की वांट्स बनती है कि यार ये प्रोडक्ट जो है हमारा पाकिस्तानी है, हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये डॉक्टर अमाद मुझे बताइएगा कि रिक्रूटमेंट जो है इसका क्या रोल है किसी भी इदारे के कामयाब या नाकाम होने के अंदर? आप क्योंकि माशाल्लाह से आपने बहुत मुझे बता रहे थे आप कि आपने काफ़ी लोगों को रिक्रूट किया है, बहुत आपने छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को आपने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक लेके गए हैं एज एन HR हेड। तो उसमें जो है आप समझते हैं कि अगर सही बंदा रिक्रूट ना किया जाए, सही बंदा अपॉइंट ना किया जाए, तो आप समझते हैं कि क्या वाकई में वो एक इदारे को फेल करने के लिए काफ़ी होता है? जी प्लीज़। बिल्कुल हफीज़ साहब, देखें ऑब्वियसली इदारा जो बेस करता है लोगों पे करता है, जो लोग वहाँ काम करते हैं। ठीक है। यानी इदारा बगैर लोगों के कुछ भी नहीं है। ठीक है। इट्स जब बहुत सारे लोग जमा होते हैं तो एक इंस्टीट्यूशन बनता है, समझ इस तरीके से ना। ठीक है। यानी विदाउट पीपल इंस्टीट्यूशन इज नथिंग। ओके। अब जैसे आप लोग अपॉइंट करते हैं ठीक है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन और कल्चर वैसे ही इस्टेब्लिश होगा है। अब हमारे पास हम जानते हैं कि देखें हमने अभी जैसे बाकी कल्चर की बात की, कल्चर इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे हर आदमी कोशिश कर रहा है, मैंने हाई से हाई परफॉर्मेंस कल्चर है, मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, परफॉर्मेंस लानी है, प्रोडक्टिविटी लेके आनी है, काम अच्छे से अच्छा करना है, एफिशिएंटली करना है। ये अचीवमेंट कल्चर कहलाता है। ये उसी वक्त स्टैब्लिश हो सकता है जब हमारे पास क्या हो कि लोग बेसिकली इसको क्या करें, बेसिकली फॉलो करें, ठीक है, या इसको इसकी तरफ वर्क करें, काम करें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब आप अच्छे लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे रेलिवेंट लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे, ये जो बेसिकली क्या हो, जिनकी बेसिकली आप समझ लें कि अप्रोच कंस्ट्रक्टिव हो, ठीक है, जो दे पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट हाउ टू मूव इन द सिचुएशन, किस तरीके से सिचुएशन से आप आगे निकलते हो, किस तरीके से आप लोगों की मिस्टेक्स को आगे बढ़ के उसको जो है आप कामयाबी में तब्दील करते हो। ये बेसिकली होता क्या है, जो भी किसी भी इदारे की बैकबोन होती है वो रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। सही पर्सन इंटर होगा तो तभी कुछ हो सकता है। वो आपने मशहूर बात सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। आम सा फिनोमेना है, सब जानते हैं ये बात, ठीक है। एक बंदा गलत आ जाए तो पूरी बेसिकली इदारे में बहुत बड़ी आपने जो है ना चीज को आपने एक जुमले में आपने कह दिया कि पूरे इदारे के अंदर टॉक्सिसिटी पुलिस कर देती है। ये उससे क्या होता है कि इदारे का कल्चर तबाह हो जाता है, सही है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट बड़ा अहम रोल होता है। देखिए रिक्रूटमेंट में हमारे पास देखिए जो HR में जो आम कॉमन मिस्टेक्स होती है वो क्या होती है कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि ये इसके जानने वाला है, ये फला है, इस तरह है, इसको रख लो, पूछा भी नहीं कि वो किस डोमेन में जा रहा है। देखिए पाकिस्तान में क्योंकि आप जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो फेवरेटिज्म तो आ ही जाता है। फिर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पड़ोसी या आपका MLA वाला आपको इंटरव्यू देने नहीं आएगा, ठीक है, आएगा,
और आपको ऑब्लाइज भी करना चाहिए। ऐसा ही सोसाइटी डेवलप होती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, जो आपके करीब से आ रहे होते हैं आपकी प्रायोरिटी यही होती है कि आप उनको फोकस करें, और करना भी चाहिए। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको उनकी स्किल के हिसाब से प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैं आ रहा हूँ, मेरे पास कोई मेरे महल्ले का लेबर का आ रहा है, तो मेरी सबसे खुशी होगी सबसे पहले मेरे पास आके काम करे। बट आई नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं उसको सही जगह पे प्लेस करूँ। सही। ये साइज ऑब्वियसली कम होता है आपके पास अपॉर्चुनिटी का, तो आप पहले उन्हीं को प्रेफर करते हो जो करीब से होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और अच्छा, बहुत अच्छी कोई कमी नहीं है टैलेंट, और इदारों से बहुत अच्छे ग्रेड्स भी निकल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अब क्योंकि क्वांटम बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ गया है। सही, बिल्कुल ठीक। ये ऑब्वियसली है, ऑब्वियस बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे बहुत से आपके जानने वाले में भी होंगे जिनकी बेसिकली स्किल लेवल बहुत ज़्यादा होगा, बट स्टिल दे पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड सम एक्चुअली कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए लगे होंगे, वो आपके पास आते होंगे। अब उसमें भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है पहले किसको देना है, हो जाता है। और इसी तरह हमें भी लोग प्रायोरिटाइज करते होंगे पहले इनको लाना नहीं होगा, तो क्योंकि क्वांटम बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में, तो जिसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे रिक्रूटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड के वी मस्ट क्या करें कि राइट पर्सन और राइट जॉब होना चाहिए, सही आदमी को राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह रखना है। ठीक है, तो इससे रिक्रूटमेंट हमारी बेहतर होती है। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा जरा ऐड, आपने बिल्कुल सही कहा कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी कि हम अब वही आपने कहा कि भाई आपने जो जिस वक्त आपने अपॉइंट करना था उस वक्त आपने किया नहीं, या तो आपने उसको थोड़ा सा अपने मफाद के लिए आपने थोड़ा सा डिले कर दिया आपने, और उसको अपॉइंटमेंट में देर कर दिया, और फिर वो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आप नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरफान जरा मुझे बताइएगा कि कस्टमर रिलेशनशिप CRM ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई कोताही क्या वाकई में आप समझते हैं कि ये भी एक इदारे को फेल करने के लिए काफ़ी है कि आप जो है ना अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स ना करें, उसको ज़रा इग्नोर कर दें? आप क्या समझते हैं इसके बारे में प्लीज़? हाफिज़ रहमान, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये कस्टमर रिलेशन ये एक बैकबोन है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि कस्टमर जो है ना अपनी नीड्स और वांट जो है कंपनी की तरफ देख रहा होता है। ठीक है। आज से 10-12 साल पहले आप चले जाएं, ब्रांड्स का कोई दौर नहीं था। जी बिल्कुल सही। अब लोग ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो उनको पता है कि ब्रांड जो है हमारी नीड्स एंड वांट वो करेगा, कस्टमर की फीडबैक जो होगी उसको क्या कहते हैं कंप्लाई करेगी। ब्रांड जो है क्या कहते हैं कस्टमर की जो नीड्स एंड वांट्स है वो पूरी कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल तो सही। ब्रांड्स नीड एंड वांट्स पूरी कर रहा है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसकी पूरी हो रही है। तो अब ब्रांड पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स भी, और इतने ब्रांड्स क्यों आ गए, पहले 12 साल पहले क्यों नहीं थे? उसकी बेसिक वजह यह है कि कस्टमर अपना जो एनवायरनमेंट चाह रहा है कि मुझे ये चीज़ इस क्वालिटी की चाहिए, इस उसकी चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फर्म है, वो उस चीज़ को क्या कहते हैं कस्टमर की फीडबैक से फुलफिल कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। और उसको फुलफिल कर रहा है कस्टमर जो है क्या कहते हैं ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 12 साल 15 साल पहले ब्रांड्स का वो दौर नहीं था जो अब है। और आने वाले वक्तों में ब्रांड्स मजीद इसी वजह से इंगेज हो रहे हैं कि कस्टमर जो चाहता है कि भाई मैं जिस क्वालिटी की जिस मेयार की वो चीज़ मांग रहा है वो उसकी क्या कहते हैं वो कंपनी वो फर्म पूरी कर रही है। ठीक, बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरफान, मैं आपसे इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा, क्या AI टूल्स जो होते हैं जो कि आजकल बड़े इन हुए हैं, बहुत सारे गूगल ऐड हुआ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एडवर्टिजमेंट ये सारी, आप समझते हैं कि कोई ऐसे टूल आप हमें सजेस्ट करें हमारे नाजरीन को, हमारे सामीन को, कि जिसकी मदद से ये अपने कस्टमर्स को ज़रा जो है ना करीब हो जाए जो इदारे हैं, और इन टूल्स की वजह से आप बताना पसंद करेंगे प्लीज़? देखिए AI तो आ गया है क्या कहते हैं कस्टमर इंगेजमेंट के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कस्टमर जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को देगा। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकती है कंज्यूमर बिहेवियर को आर्टिफिशियली क्या कहते हैं एज्यूम कर सकती है कि कस्टमर के हमारे फ्यूचर में क्या वांट कर सकते हैं, क्या रिसर्च मुख्तलिफ एल्गोरिथम यूज़ करते हुए, और फर्म्स जो है क्या कहते हैं ये कर सकती है कि भाई कस्टमर की क्या कहते हैं फ्यूचर में क्या होगी, कौन कितनी ज़रूरत होगी, क्या चीज़ें होंगी, क्या दुनिया जो है किस तरफ शिफ्ट हो रही है। क्योंकि AI जो है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है मुख्तलिफ रिसर्चेस से हुई होती है, उनको कंक्लूड करके आपको एक नया रिजल्ट दे रहा होता है। ये है बिल्कुल सही। तो जब आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप ये देख लें, हम लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं, कपड़े की डिज़ाइनिंग है, कपड़े के आने वाले इनोवेशन है, अब गारमेंट्स है क्या कहते हैं फैब्रिक्स है, तो AI जो है क्या कहते हैं उसमें काफ़ी
फुलफिल कर रहा है उन चीज़ों में, नई चीज़ें डिज़ाइनिंग से लेके मार्केट की इनोवेशंस आर्टिफिशियली जो है क्या कहते हैं लोगों को लाके दिखा रहा है, जो हम क्या कहते हैं अगर रिसर्च में बहुत सारे टाइम लगाते तो एआई की मदद से हम विद इन अ सेकेंड्स काम कर लेते हैं। अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड। यानी कि एआई जो है वो हमें हेल्प कर सकता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा अडॉप्ट करें, इसको अंदर अपने आप को ट्रेनिंग करें। डॉक्टर साहब को थोड़ा सा एआई के ऊपर, क्योंकि आप माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपर्ट हैं, मैं क्योंकि आपके साथ मैं आपको काफ़ी क्लोजली मैं आपको मॉनिटर कर रहा होता हूँ, आप बहुत एफिशिएंटली इन एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी रिसर्चेस के अंदर भी आप कर रहे होते हैं। रिक्रूटमेंट के हवाले से डॉक्टर साहब क्या ऐसी कोई टूल्स ऐसे आपके जहन में आ रहे हैं कोई जिस या सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि हम बहुत एफिशिएंटली जो है वो सही बंदे को साइंटिफिकली जिस तरह से हम पिकअप कर लें, कोई ऐसा टूल मौजूद है? आप प्लीज़ बताना पसंद करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, पहली चीज़ आपकी बात से मैं एग्री करूँगा, एआई से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी जी। देखिए, जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि डिसीजन ह्यूमन बेस्ड हो। ठीक कि इंसान और एआई में एक फ़र्क है कि इंसान अक्लमंद है। ठीक, मैं हमेशा यही कहता हूँ, इंसान अक्लमंद है, वाइस है, और एआई इसके मुकाबले में इतना वाइस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। पहली चीज़, बट स्टिल एआई बहुत सी चीज़ों में इंसान से अच्छा डिसीजन नहीं लेता। बिल्कुल सही कहा। पैरामीटर हम सेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा रोल है एआई का, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। हम बहुत ज़्यादा एआई इस्तेमाल करते हैं। ओके। ये तकरीबन हमारा 90% काम तो एआई करता है अच्छा, रिक्रूटमेंट के अंदर। ठीक है, पहले सही। हमें जो काम मिसाल के तौर पे कि सीवी डेटा वगैरह कलेक्शन करना है, शॉर्ट लिस्टिंग करना ठीक है, है, सही, ठीक राइट है। पर्सन करना है, सारी चीज़ें हम उसको क्या करते हैं कि वहाँ पर सिस्टम्स को सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। ओके। उसकी बेसिस पे हमारे पास हम उसको बता देते हैं मैक्सिमम 10 की सीवीज या 5 का कोटा या 15 का कोटा है, इतनी सीवी मैक्सिमम सबसे अच्छी सीवीज हैं जो इस पे मैटर नहीं, वो निकल के आ ओके, जाए। निकल अब के आ अराउंड जाए। समथिंग अराउंड वी आर रिसीविंग अगेंस्ट 2000 सी तो और 2002 2500 2000 सीवीज आ रही होती है पोस्ट के ऊपर ना। ठीक है। तो अब वो इतना मुश्किल होता है हर सीवी को खोलना। ठीक है, बिल्कुल तो हम सही डेटा उससे ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है फॉर्म की मदद से वो उसको कैलकुलेट कर लेता है सारा, एआई क्रॉल कर लेता है, हम डेटा क्रॉलिंग कहते हैं इसको। डेटा कॉलिंग, डेटा राइट, क्रॉलिंग, ठीक है। डेटा क्रॉल करके क्या ठीक, करता है कि फाइनली वो हमें जो हमने कोटा दिया होता है मैक्सिमम 10 ठीक बेस्ट है। और फिर ऑल्टरनेट 10 बेस्ट, इस तरीके से हम माशाल्लाह, कमांड सेट कर देते हैं। माशाल्लाह। तो हमें पता अगर ये नहीं तो ये हमारे को ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। ओके, अच्छा, ओके, वो ओके, बहुत ज़्यादा ओके, ह्यूमन एक्चुअली एरर फ्री होते हैं। सही, ठीक है, सही। अब उसमें हम जब फाइनल डिसीजन लेना होता है वो हम अपनी मर्जी से लेते हैं, मगर इनिशियली डेटाबेस जो है ना हम आप crawling कर एक मतलब समझ लें कि थोड़ा सा वो कन्फाइंड डेटा आपको मिल जाता है, हाँ। जिसमें आपको एक मैनेजर को या एक जो लीडिंग बंदा होता है उसको डिसीजन लेने में आसानी बिल्कुल होती है। यार, इसमें इस पे अहम बात अदा करूंगा, बहुत अहम बात मेरे जी दिमाग में प्लीज आई प्लीज है, प्लीज वो बताइए। है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जी बताइए डॉक्टर साहब, बिल्कुल बताइए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बात करता हूँ। देखिए, अक्सर इदारों में क्या होता है कि वो क्राउड सोर्सिंग कर लेते हैं या सबसे इकट्ठा जवाब चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो अजीब ऐसा इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी का अपना एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है। आप 7 लोगों को 8 लोगों को क्या कर सकते एक capacity होती है बंदे की, बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल। रिस्पॉन्स कर सकते हो, डील बिल्कुल कर सही सकते कहा, हो। बिल्कुल। जैसे सीईओ होता है वो 4 लोगों को करेगा, फिर आगे 5 लोग। बिल्कुल। अब एक टीचर है तो उसका स्पैन ऑफ बेसिकली कंट्रोल क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद रूटीन वर्क होता है। सही। जब आप रूटीन वर्क होगा तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा सा डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन को बता दीजिए, क्या होता क्या, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, थोड़ा सा, ताकि आम फहम, क्योंकि आप माशाल्लाह से टेक्निकली आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इंगेज हो जाए, प्लीज डॉक्टर साहब। क्योंकि देखिए, असल में मसला ये आता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दोनों आम जिंदगी में भी बहुत अहमियत का हामिल है, और खास करके जब ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, जी जी। तो वहाँ पर बड़ा अहम इसका रोल है। देखिए, प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारे साथ ये होता है कि जैसे कोई सीईओ है, ठीक है, उसने कहा कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी को इकट्ठा इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है, ठीक पूरे इदारे का वाइस चांसलर है, उसने कहा इंस्ट्रक्शन, या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग से सीईओ वाइस चांसलर की इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ, एज ए ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, पूरे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन देने शुरू करता है तो इसमें बहुत मुमकिन है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ना आए, किसी ने काम किया किसी ने नहीं किया, वो सुना नहीं, सही है, किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कम हो गई यार, अक्सर समझ में नहीं आया, उसने अपने इंटेलेक्चुअल बात करके चला गया। अब वो एक नीचे जो बंदा बैठा है वो क्या गया, साहब क्या कह गया, सीईओ ने कहा कि भाई आपने जो है क्या करना है कि यू हैव टू एक्चुअली क्या करना है कि रीच अ टारगेट ऑफ 5000 कार्ड्स समथिंग, ठीक है,
अब सबने सुन लिया, हाँ भाई हम अचीव करेंगे, ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है ना बेसिकली 5000 का। अब वो ऑपरेशनल लेवल को तो कभी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल उसने सुन लिया, अब वो उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उसने बस सबसे बारी बारी पूछ रहा है भाई 5000 कार नहीं बनी, 5000 कार नहीं बनी, तो अगर वो 4000 लोगों से इकट्ठा पूछ रहा है या तो 100 लोगों से पूछ रहा है तो वो जवाब नहीं ले सकता और कभी भी चीज़ों को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी बड़ा मसला ये आता है, जो मैं बात करूँ कि वहाँ पर भी ये होता है कि देखने में अगर टॉप मैनेजमेंट होती है वो इकट्ठा सब टीचर के साथ इंगेज हो जाती है। अब टीचर को तो रिस्पॉन्ड तो आपने इमीडिएट बॉस को करना है, तो उससे क्या होता है कि आमतौर पे क्या होता है कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये वो बैरियर्स होते हैं जो मिसकम्युनिकेशन करते हैं, मिसकम्युनिकेशन के बैरियर होते हैं। कहा कुछ था समझा कुछ, कहा कुछ और समझा कुछ, बिल्कुल जो आपने अभी बात करी थी ना कि बिल्कुल तो ये मसला आता है कि अब नीचे वाले जो लोअर ऑपरेशन लेवल के लोग होते हैं उनको बराह रास्त स्ट्रेटेजिक लेवल के जो डायरेक्ट करते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन बेसिकली जो है ना बैरियर क्रिएट होते हैं, ये जो मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होते हैं, जिससे आप कंफ्यूजन ऑफ वर्ड्स कह लें या डायरेक्शन समझ में ना आए, लीडिंग रोल मुतासिर होते हैं, यानी ओवरऑल पूरी मैनेजमेंट तकरीबन आप समझे डिस्ट्रॉय होती है, आप नहीं रन कर सकते। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अगर सिस्टम को आप नहीं समझते या इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, अगर यही डायरेक्शन किसी भी ऑपरेशन लेवल को अगर टेक्निकल लेवल यानी कि मिडिल लेवल से या मैनेजर के लेवल से आ रही हो तो उसका इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ज्यादा होती है, क्लियर होती है, डायरेक्शन क्लियर आ रही है। तो यही वजह है कि हमें लेवल समझने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और स्पैन ऑफ लेवल बनाए इसलिए जाते हैं ताकि हमारे पास स्पैन ऑफ कंट्रोल किया जा सके। आम जिंदगी में इसका बड़ा मसला है, आम जिंदगी में भी ये होता है कि हम क्या करते हैं, आम जिंदगी में क्या होता है कि सबको इकट्ठा पूरे मतलब जहाँ खानदान सबको इकट्ठा एक ही बात कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आ रही है, अपने अपने लिहाज से वो चीज को ले लेता है। जिन घरों में क्या होता है कि डेकोरम होता है कि फादर बड़े भाई से बात करते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई से बात करता है, तो उन घरों का डेकोरम और डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, रिस्पेक्ट का लेवल एक बना हुआ है ना जी, रिस्पेक्ट का लेवल बना हुआ है, तो अब वो रिस्पेक्ट का लेवल भी खत्म हो जाता है। सही है, ऐसी घरों में भी अगर क्या होगा फादर बराह रास्त किसी को कह देते हैं तो बुरा लग जाता है, वो बच्चा इंगेज हो जाता है। इसी तरह सीईओ अगर बराह रास्त किसी सफाई करने वाले आदमी को आके डांट दे तो वो आगे जवाब दे देगा, उसका डेकोरम क्या रह जाएगा, तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी खत्म हो जाता है। तो आम जिंदगी की बात करो ना, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का जो बेसिकली जो फिनोमेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने बताइए डॉक्टर साहब कि हर बंदे को अपनी स्पैन ऑफ कंट्रोल पता होना चाहिए, मुझे इन लोगों को एड्रेस करना, ये मेरा बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात आपने डॉक्टर साहब आपने कर दी है। इसमें जो है डॉक्टर साहब मैं आपसे ज़रा कम्युनिकेशन गैप जो आपने जो बात की इस पे थोड़ा सा ज़रा मार्केटिंग के हवाले से अगर हम थोड़ा सा कोई बात कर लें सर, क्या वो जो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं जब आप अपना कोई लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई ऐड बना रहे होते हैं, तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या ऐसा आपने जहन में रखना होता है कि ऐसा ना हो कि आपने कोई गलत मैसेज पास कर दिया तो जिसकी वजह से आप जो सुनने वाला है समझने वाला है, ऐसे हमने बहुत सारे ऐड भी आपने देखे होंगे जिसके अंदर कि मैसेज गलत चला गया। अब वो एक आपको याद होगा कि एक मार्केटिंग का ऐड था जिसमें वो जो है वो फीडो डीडो एक कार्टून आता है, वो आता है और वो पीता है अपना 7 अप पीता है और वो बेहोश हो जाता है। तो अब लोगों ने कहा यार ये क्या है भाई, इसको पीने से बंदे बेहोश हो जाते हैं। तो वो कुछ मैसेज ऐसा था कि भाई वो कुछ गलत लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया उसको, तो जबकि वो ऐसा नहीं था। तो अब वो अब ये मुझे बताइए कि क्या कम्युनिकेशन वाकई में मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर स्पेशली, क्या अहम रोल अदा करती है कि आपने कोई गलत मैसेज आपने दे दिया, आपको पता ही नहीं चला यार मैंने क्या दी? जी प्लीज़। ये असल में बहुत अच्छा पॉइंट है कम्युनिकेशन का। जैसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे आप प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद अक्सर ये चीज़ें हो जाती है। जैसे सेंट्रो एक गाड़ी आई थी, उसको जब लॉन्च गाड़ी बहुत अच्छी थी, ठीक है, उसकी लॉन्चिंग गलत हुई थी। सेंट्रो गाड़ी जो आई थी, कार आई थी, क्या कहते हैं, होंडाई की, बिल्कुल बताइए, गाड़ी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, उसकी गाड़ी की लॉन्चिंग कंपनी ने गलत करी, बताइए, कम्युनिकेशन गैप हो गया। सही है, अब लॉन्चिंग गलत हुई, वो उसको एयरपोर्ट के ऊपर ले आके उन्होंने लॉन्च किया, क्या कहते हैं, हॉल के अंदर। और प्रोडक्ट की लॉन्चिंग जो होती है ना कंपनी की, मेन चीज होती है कि प्रोडक्ट पेनिट्रेट कैसे करेगा मार्केट के अंदर, कंज्यूमर के दिल के अंदर कैसे जाएगा, कंज्यूमर के अगर वो नीड्स के अंदर चले जाए ना, जो दिल जहन के अंदर बैठ जाए। जैसे अभी आप देख लें किसी भी फैब्रिक आइटम की, लॉन की और क्या कहते हैं कपड़ों की सेल लगती है, तो कंपनी क्या करती है कि कंज्यूमर की कम्युनिकेशन ऐसी करती है कि उनके पेनिट्रेट कर जाती है, रश पड़ जाता है कि वो सेल आई है, तो वो सारे काम छोड़ के जो है खवातीन जो है इन्हीं चीज़ों में चली जाती है कि भाई प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट 2 दिन में गायब हो जाएगा। ठीक है, सही। तो वो इतनी कंपनी जो होती है, फर्म जो होती है, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से इतना डिज़ाइन करती है उसको कि कस्टमर
उसको मजबूर होना पड़ जाता था कि जाके मुझे ये लेनी है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कम्युनिकेशन जो है ना बेहतरीन वो है, क्या कहते हैं, अगर आप गलत वो कर जाओगे तो बिल्कुल सही कहा। जैसे लूज कर जाओगे अपनी मैं मार्केट। थोड़ा सा उसको इलेबरेट कर दूं, जो मैंने ऐड आपको बता रहा था 7 अप का, वो असल में कुछ उर्दू का वो अरेबिक का था वो, कि उसमें वो रिवर्स पढ़ने लगे लोग ना यार, कि बंदा चलता हुआ आया, फीटो डीडो आया, उसने पिया और वो बेहोश हो गया, जबकि वो बेहोश पहले हुआ था, तो वो फिर उसके बाद उसको वो पीते हैं तो फिर वो बंदा चलता, वो फीटो डीडो कार्टून चलता है, तो वो एक रिवर्स ऑर्डर में आ गया, क्योंकि हम अरबी जो है जिस तरह से पढ़ते हैं, अंग्रेजी में जिस तरह से हम उल्टे साइड से जिस तरह से, तो कहने का मकसद ये कि कम्युनिकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। दूसरा एक और इसमें पर्सपेक्टिव आ गया है, जैसे कल्चरल का डॉक्टर अम्मार साहब ने जिक्र किया, कल्चर भी बहुत इसमें इफेक्ट करता है कि आप क्या कहते हैं कम्युनिकेशन जब कर रहे हैं, जो कल्चर हमारा क्या है, कल्चर इफेक्ट भी होता है कि मार्केटिंग के अंदर के कस्टमर की, अब हम जो प्रोडक्ट कराची में लॉन्च कर रहे हैं वो कराची के कस्टमर के हिसाब से कर रहे हैं, सही है। अब वो पिशावर की मार्केट जो है क्या कहते हैं उसकी मार्केट के हिसाब से करेंगे। अब हर सेगमेंट्स, मार्केट की सेगमेंट्स बना के प्रोडक्ट तो उस हिसाब से डिज़ाइन करेगी कंपनी। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है तो उसमें ये ख्याल रखा जाता है, पहले रिसर्च की जाती है इस पे। अगर जो कंफर्म सीए नहीं करती तो उसका ये होता है कि उनके कोई ना कोई बैकलॉग आ जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि नाम भी बहुत अहम होता है कि भाई आपने नाम ऐसा रख दिया है कि कोई ऐसी कोई गाड़ी का नाम था जिसके अंदर उसको जो है उसको ये पता चलता था कि ये जीरो है, तो वो अब आपने उसको, अब ये फ्रेंच में अगर देखें तो उसको जीरो का मतलब, उसका मतलब है कि यार बेकार गाड़ी है, जीरो गाड़ी है, तो नाम भी बड़ा अहम रखता है। ब्रांड के हवाले से हो गई उसकी, वो क्या कहते हैं उसकी लॉन्चिंग हो गई, और उसकी असल चीजें कस्टमर की कम्युनिकेशन जो फर्म जो बना रही है ना उसके बीच में जो कनेक्शन है वो मजबूत होना चाहिए। अभी देखिएगा, अभी जो पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुई हैं उसमें अंदर उन्होंने जो है वो एक चीज़ को बड़ा टची वो मामला है ना, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी मेड, उस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, और उन्होंने लोकल प्रोडक्ट पाकिस्तानी, पाकिस्तान बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, इस तरह की चीज़ों के अंदर वो डाल रहे हैं, ताकि वो कम्युनिकेशन उन्होंने ऐसी रखी हुई है कि जिससे उससे एक फायदा भी हुआ है ना फर्म्स को भी हुआ है, कस्टमर को भी हुआ है। उससे ये हुआ है कस्टमर की नीड्स एंड वांट कंपनी ने जज कर ली, ठीक है, तो उसको अपने प्रोडक्ट की इनहेंसमेंट R&D में लगाएंगे और फिर उस हिसाब से दोबारा रीलॉन्च करेंगे, जैसे सेल्स और प्रमोशंस के थ्रू। तो कस्टमर जो है क्या कहते हैं दोबारा उस प्रोडक्ट पे जो है फिक्स हो जाएगा, यानी वो लॉयल कस्टमर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। ये जो है एडेप्टेबिलिटी जो है और इनोवेशन के हवाले से, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपसे ज़रा चाहूँगा, इनोवेशन कैसे ला सकते हैं HR के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत अहम रोल होता है किसी भी इदारे को कामयाबी के लिए। और जैसे हमने बहुत बार हम ये सुनते हैं कि जो नोकिया है वो इस वजह से जब इनोवेशन नहीं किया उसने तो वो आउट हो गया, फेल हो गई ना, वो बहुत बड़ी इदारा था जो कि फेल हुआ है लिटरली, मतलब क्योंकि उसने इनोवेशन की तरफ नहीं देखा। डॉक्टर साहब आपकी क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी तजुर्बा है डॉक्टर साहब, आप बताइए ज़रा क्या इनोवेशन का कोई आपके जहन में कोई ऐसा वाक़या कोई जहन में है कि जो आप हमारे नाज़रीन को सामीन को बता सकें कि देखें ये ऐसी इदारे होते हैं जो कि फ़ेल हो जाते हैं अगर वो इनोवेशन नहीं करते हैं, एडेप्टेबिलिटी नहीं रखते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। जी प्लीज़। जी मैं आपको यहाँ पर अली साहब इसमें एडिशन करता हूँ। जी, सबसे पहले कि देखें जो इदारे एडाप्टेशन नहीं करते, एडाप्टेशन का मतलब होता है कि अपने अंदर तब्दीली लाना एनवायरनमेंट के लिहाज से। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल, ताकि आप एनवायरनमेंट में कॉम्पीट कर सकें। कि कम्पीट करने का मतलब है कि आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, डिस्टिंक्ट एज चाहिए, ताकि आप मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट बेच सकें या अपनी कोई काम कर सकें। ठीक है, सही। तो ये बेसिकली पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपने अंदर एडाप्टेशन लाना पड़ता है। कि जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है, चेंज आ रहा है, तो बहुत तेजी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। आपके अंदर कंटिन्यूस एडाप्टेशन चाहिए होती है। आप मुसलसल IT को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, मुसलसल टूल अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी हमने डिस्कस किया कि HR के अंदर हमने कहा बहुत फ़ायदे हैं IT के, ऐसी बात नहीं, मगर डिसीजन मेकिंग हम लेते हैं, ह्यूमन बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को बढ़ाया जा सकता है किससे, हमने बेसिकली IT की मदद से, ये ना, तो काम हमारा बहुत सारा लोग चाहे करते थे, अब उसकी वजह से हम एक आदमी बहुत सारा काम कर लेते हैं। बिल्कुल सही। 2000 CVs को कलेक्ट करने के लिए पहले मुझे 10 लोग बिठाने पड़ते थे। इफ यू डोंट माइंड एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, कौन साहब? जलवानी मस्तर कराची से। जी जलवानी साहब बोलिए। मेहमान को भी सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी। मेरे को एक सवाल पूछना है कि सबसे मशहूर सेल करने वाली ब्रांड कौन सी है, और कारोबार के लिए कम से कम कितनी रकम दरकार होती है, यानी कि एक आम से आदमी के लिए?
यानी कि एक फेस ब्रांड चलने वाला मशहूर। जलबानी साहब, मैं आपको थोड़ा सा सवाल आपको ज़रा दोबारा से मैं रिकॉल करता हूँ। आपने ये पूछा है कि जी कारोबार के लिए कितनी रकम दरकार होती है, यानी कि स्टार्ट लेने की, ये सवाल है। और दूसरा आपने ब्रांड के हवाले से जो बात की, मशहूर पाकिस्तानी ब्रांड कौन सी है सबसे ज्यादा तेज, समझ पा रहे हैं आप? दोबारा से बोलिए, दोबारा से बोलिए। पाकिस्तान का सबसे मशहूर ब्रांड कौन सी, तेज चलने वाली ब्रांड कौन सी है? ठीक है। थैंक यू जलबानी साहब, जरा और से ज़रा सुनिएगा, जवाब भी आ रहा है आपके पास। ठीक है, थैंक यू जी डॉक्टर साहब, थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ब्रांड के वाले से तो आप बताइए, क्या ये इनका जो जलबानी साहब का जो सवाल है वो ये है कि मशहूर ब्रांड जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, अभी जो हो रहे हैं कामयाब ब्रांड बन रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छी खुशाइन बात है, तो कौन से ऐसे आप समझ रहे हैं कि यार जिनको हम आइडियल बना सकते हैं? देखिए, अभी हमारे पास जे डॉट हो गया, कपड़ों में हो गया, खादी हो गया, सही है, MTJ हो गया, मौलाना तारिक जमील के ब्रांड्स हो गए, और क्या कहते हैं, और उसमें चले जाएं तो हमारे पास अभी नए ब्रांड्स मजीद और खुल रहे हैं। ठीक है, सही है। ब्रांड्स तो दिन ब दिन आप अगर उसकी सेगमेंटेशन करेंगे तो बहुत सारे ब्रांड तकरीबन बन गए। अगर आप हाइपर स्टार में भी चले जाएं तो 166 ब्रांड हाइपर स्टार के अंदर ब्रांड्स इतने क्या कहते हैं खुले हुए हैं। ठीक, सही। और मजीद मार्केट क्या कहते हैं मॉल्स बन रहे हैं और मजीद ब्रांड्स दिन ब दिन आ रहे हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने की कि कारोबार के लिए सबसे कम से कम कितना बजट होना चाहिए। देखिए, कारोबार पैसे से नहीं होता, कारोबार आइडिया से होता है। बहुत खूबसूरत बात सही है। आप एंटरप्रेन्योर आइडिया अपना एक जनरेट करें। आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि कोविड-19 में लोगों ने लो कॉस्ट बजट पे भी क्या कहते हैं कारोबार किया ऑनलाइन। तो आप क्या कहते हैं सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब सबसे स्टार्टअप करें ऑनलाइन। सही है। आप अपने आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट जो जिस सेगमेंट पे आप काम करना चाह रहे हैं वो कस्टमर के अंदर पेनिट्रेट करें। सही है। कस्टमर में वो पेनिट्रेट हो जाता है और फिर आप वो क्या कहते हैं बड़े उस पे रिस्क पे आए, क्योंकि अभी क्या कहते हैं आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी आपके पास क्या कहते हैं कॉस्ट भी कम होगी, क्या कहते हैं रेवेन्यू कम होगा, और इतने बड़े स्केल पे ना करें अभी, क्योंकि कोविड-19 में लोगों ने एक्सपीरियंस ये किया, मुख्तलिफ रिसर्च ने, कि लोगों ने क्या किया छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे गारमेंट्स के हो गए, फैशन के हो गए, आप एक कर सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी कर लें, कपड़े की डिजाइनिंग कर लें, लेडी सूट्स कर लें, कॉस्मेटिक्स का काम कर लें, तो ऑनलाइन आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन क्या कहते हैं अपनी एक शॉप खोल लें, उससे ये होगा कि फेसबुक पे भी काम हो सकता है, क्या कहते हैं इंस्टा पे खोल लें और मार्केट करें आप, और क्या कहते हैं आप उसको क्या कहते हैं सेल करें पहले। आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपका एंटरप्रेन्योर आइडिया आ जाएगा कि आपने इस स्ट्रीम लाइन पे चलना है, तो फिर आपका क्या कहते हैं सरमाया ज़ाया नहीं होगा। जैसे अगर आप कोई दुकान लेते हैं तो 6 महीने तक तो आपके पास रेंट होना चाहिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी जेब में होनी चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें देखें, फिर आपको क्या कहते हैं बिजली का बिल भी देना है, और भी क्या कहते हैं कम्युनिटी वो रेंट आउट करने होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन काम कर लें, क्योंकि एक छोटे बजट पे आप काम कर लेंगे। दूसरा ये कि आप एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में होंगे। सही, प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, और बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप पहले लो लेवल पे काम करें। ठीक है। बिजनेस सक्सेस होता है, फिर आप बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाए। बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आपकी ज़रा इसके ऊपर ज़रा बात कर लीजिए कि क्या वाकई में सरमाया जो है बहुत, कितना सरमाया और कितना जो है इससे हम अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर ज़रा प्लीज़ बताएं। अच्छा, जब मैं ऑब्वियसली डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी, इसको मैं सेकंड करूँगा। पहले सेकंड करें, बिल्कुल सही। ऑब्वियसली क्लियर है कि आप उसको डिजिटल बिजनेस की तरफ जाएं, ये उसमें आपकी ऑब्वियसली ऑलमोस्ट कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है। ऑब्वियसली आम आदमी के पास व्हाट्सएप तो होता ही है, व्हाट्सएप पे आप छोटी सी वर्कशॉप बना लें, ये वर्क प्लेस बना लें, और उसके जरिए भी आप सेल आउट कर सकते हैं कोई भी आइटम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बड़ा आसान है। आज डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं, ये आपको बहुत फायदा देगा। आप मोबाइल के जरिए शॉपिफाई दूसरे चीज़ें हैं वो चला सकते हैं और प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ये सारे कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत कर सकते हैं ये सारे। डॉक्टर साहब, इसमें मैं जलवानी साहब को एक और मशवरा ये देना चाहूँगा कि भाई जो आपके हाथ में जो चीज़ है ना, बर्ड इन द बुश, वो आपकी नहीं है। बर्ड इन द हैंड जो है ना, वो है आपकी चीज़। तो जो अपने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको पहले आप जो है ना बरोए कार लाए, उससे आप अपना कारोबार स्टार्ट करें। जो हमने सुना है ये कि जी हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप पहले अपने घर को भी देख रहे हैं
और फिर कारोबार की होती है। तो थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये कहा है, आप डॉक्टर अमाद ने भी ये कहा है, डॉक्टर इरफान भी ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा हाई फाई से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है और हमें बहुत थोड़े से करना चाहिए। डॉक्टर साहब टाइम माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो है अब मैं ये चाहूँगा कि आप हम क्योंकि हम अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, HR के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर साहब आप जो है कोई रिकमेंडेशन देना चाहें कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं कि वो ये ना करें, उससे ख़तरा हो सकता है कि कारोबार आपका फेल हो सकता है, प्लीज़। अच्छा, पहले वाला सवाल भी अडेप्टेशन का, इनोवेशन के हवाले से थोड़ा सा उसको बताएं। देखिए, अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी होती है आज के दौर में, ठीक है, उसके वजह से वरना आप कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि मार्केट में आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते या अच्छा नहीं साबित कर सकते, अपने प्रोडक्ट नहीं कर सकते, या अच्छे लोग जब आप अच्छा प्रोडक्ट बेचें बनाएंगे, अच्छी कंपनी होंगे तो लोग अच्छे जो बेसिकली लोग होंगे काम करने वाले, वो आपकी तरफ आना पसंद करेंगे, ठीक है। और जब अडेप्टेशन होगी उसके बाद उसकी मदद से आप इनोवेशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप नया चेंज लेकर आ रहे हैं, कुछ नया चेंज, समथिंग न्यू यू आर ब्रिंगिंग इन, वो इनोवेशन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अडेप्टेशन के नतीजे में आप कोई नया चेंज भी ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप क्या करते हैं, अपनी मार्केट बढ़ा सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपके पास अच्छा कैंडिडेट भी आएगा। HR पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे लोग आना काम करना पसंद करते हैं। अब गूगल है, हर बंदा चाहेगा गूगल में काम करो कंपनी के अंदर, ठीक है ना, तो क्योंकि उसका ऑलरेडी अडेप्टेशन इनोवेशन हुआ हुआ है, ठीक है। अभी अगर आपसे पूछा जाए आप किसी पाकिस्तानी कंपनी में काम करेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे गूगल पे पहले काम करना है, अपॉर्चुनिटी है ना, ठीक है, इनोवेशन ज़्यादा है। अच्छा, रिकमेंडेशंस क्या है कि पहले एक रिकमेंडेशन हम रिकमेंडेशंस पे आते हैं कि HR के रिकमेंडेशंस क्या है। देखिए, HR के रिकमेंडेशन देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या है, ह्यूमन कैपेसिटी समझने की ज़रूरत है, और हमें इंसान को समझने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। विदाउट एक्चुअली द पीपल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन नथिंग। आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है लोगों से चलती है। वी मस्ट टू क्रिएट ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ऐसा कल्चर करें, पीपल मस्ट एंजॉय द एनवायरनमेंट। बहुत खूबसूरत बात बोली आपने, HR का जो एसेंस है वो आपने बोल दिया। डॉक्टर इरफान, आप ज़रा प्लीज़ एक लास्ट रिकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स को दे दें कि वो ये चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें अगर वो अपने कारोबार को फेल होते हुए देखना नहीं चाहते। जी, सबसे पहले चीज़ आपने बहुत अच्छी बात की, मैं इसको कंक्लूड इस चीज़ करूँगा, अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज करें, प्रायोरिटी बताएं कि किस चीज़ को आपने ज़्यादा टाइम देना है। दूसरी चीज़ कि मार्केटिंग के अंदर सस्टेनेबिलिटी अपने कायम करें, मुस्तकिल मिजाजी। आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है, आप चाह रहे हैं कि फ़ौरन से आउटपुट आ जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा बिजनेस कभी अप जा रहा है, थोड़ा सा डाउनफॉल भी आता है, सही है, ये चीज़ होती है मार्केट के अंदर। आप अगर अपने अंदर सस्टेनेबिलिटी रखते हैं, सही है, तो मार्केट फोर्स भी आप बन जाएंगे, मार्केट कैप्चर भी आप कर जाएंगे, क्योंकि एक वक्त होता है कि आप कस्टमर की क्या कहते हैं पेनिट्रेट नहीं कर रहे होते, जब कस्टमर पेनिट्रेट कर जाते हैं तो आप मार्केट गेन कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।